मेरा रिश्ता ऋषि से तय हुआ था और मैंने ऋषि के नाम की अंगूठी पहनी। उसी रात मुझे ऋषि की कॉल आ गई। मेरी ननद ने रस्म होते ही मुझे बता दिया था कि रात को भाई कॉल करेगा, इंतज़ार करना। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। मैंने अपनी ननद को दबे शब्दों में कहा भी था, हमारे यहाँ शादी से पहले मंगेतर से फ़ोन पर बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। दरअसल हमारी फैमिली बहुत ही पुराने ख्याल की थी। लेकिन मेरी ननद ने मेरी एक न सुनी और कहने लगी, भाई का इरादा तो तुम्हें अपने हाथों से अंगूठी पहनाने का था, लेकिन तुम्हारी माँ ने इस बात पर ऐतराज़ उठाया तो हमने कुछ नहीं कहा। अब तो तुमने मेरे भाई के नाम की अंगूठी भी पहन ली है, इसलिए ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरी ननद मेरी ही उम्र की थी। वह बहुत जल्दी ही मुझसे घुल मिल गई थी। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगा। नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि मेरी ननद ने मुझे पहले ही बता दिया था कि रात को भाई फ़ोन करेगा और बात कर लेना। मैंने झिझकते हुए फ़ोन उठाया। अगली आवाज़ एक लड़के की थी। वह कहने लगा, मैं ऋषि बात कर रहा हूँ। ऋषि का नाम सुनकर ही मेरी आंखें शर्म से झुक गई। रिश्ता ही कुछ ऐसा था। पहले तो उसने मेरा हालचाल पूछा। मैंने बस जी ठीक हूँ कहकर ही बात को ख़त्म और छोटा किया था। लेकिन ऋषि ने फ़ौरन मुझसे फ्रैंक होने की कोशिश करना शुरू कर दी। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर देख रहा था जो मोबाइल में मेरी छोटी बहन रुचि ने खींची थी। मंगनी की रस्म पर मेरी ननद रुचि ढेर सारी तस्वीरें अपने मोबाइल पर खींच कर ले गई थी और ऋषि के मुंह से यह शब्द सुनकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे उसकी बात का क्या जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ तो लड़के लड़की की दोस्ती को बहुत ही गलत समझा जाता था और हम अपने इसी हद में रहते थे और कभी भी किसी लड़के से फ्रैंक होने की कोशिश भी नहीं की थी और ना ही कभी कोई दोस्त बनाया था। यहाँ तक कि हम तो अपने कज़न से लड़कों के साथ भी ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते थे। हमारे ताया चाचा के बेटे, फिर मामा बुआ के बेटे हमसे हद में रहकर ही बात किया करते थे, कभी अपनी हदों को क्रॉस नहीं करते थे। आपस में दोस्ती करने की कोशिश तो करते ही नहीं थी। और यह बात सच है, रिश्तों में अगर पवित्रता बनी रहे तो रिश्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैंने ऐसे ही माहौल में परवरिश पा रही थी, लेकिन ऋषि उससे बिल्कुल उलट था। जो बातें उसने मुझसे की मेरे कान तक लाल हो गए थे। कहने लगा, तुम्हारी एक तस्वीर को मैंने चुम चुम कर अपने सीने से लगाया है। और यह सुनकर तो मैं पूरी तरह से चौंक गई थी। भला यह कोई बात बताने वाली होती है। फिर वह कहने लगा, क्या समस्या थी? अगर तुम्हारी माँ मुझे यह मौका देती कि मंगनी की अंगूठी मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से पहनाता, कसम से अगर इजाज़त मिलती तो अंगूठी पहनाते हुए तुम्हारे खूबसूरत हाथ भी चूम लेता। उसकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर पसीना झलकने लगा था, हाथों में नमी उतरने लगी थी। ऐसी बातें तो मैं ख्यालों में भी सोच नहीं सकती थी। मैंने कहा, बात सुने, मैं उससे कुछ कहना चाहती थी कि वह मुझे इस टाइप की बातें ना करे। मेरे कहने पर वह कहने लगा, हाँ कहो ना, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी बातें सुनने के लिए तो तुम्हें कॉल की है। मेरा दिल कर रहा था कि मेरी जान बोलती रहे और मैं बस सुनता रहूं। और उसकी यही बातें सुनकर मेरा दिल धड़क उठा और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा दिल पसलियों को तोड़कर मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। सिर्फ 2 मिनट की बात पर ही उसने मेरे सारे शर्म के पर्दे हटाने शुरू कर दिए थे। मैंने हड़बड़ाकर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था। दिसंबर के सर्द मौसम में भी 2 मिनट में ही मैं पसीने से भीग चुकी थी। दोबारा फ़ोन की घंटी ने मुझे बुरी तरह से चौंका दिया, लेकिन इस बार मैंने फ़ोन नहीं उठाया बल्कि एक मैसेज किया, मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे फिर बात कर लूँगी। अभी मैसेज किए हुए मुझे 1 ही मिनट हुआ था कि फ़ौरन रिप्लाई आया, मेरी नींदें उड़ाकर तुम कैसे सो सकती हो? आज तो रात भर मैं तुम्हें सोने ही नहीं दूंगा। उसकी बातें ऐसी थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या कहना चाहिए। अभी तक मेरे घर वालों को यह बात नहीं पता थी कि मैं ऋषि से बात कर रही हूँ। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मंगनी के बाद मंगेतर से ऐसी बातें करते हैं। मैंने सोचा था कि वह बस हाल चाल ही पूछेगा, लेकिन ऋषि ने तो पहले ही कॉल में मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। नींद तो खैर रात भर मुझे भी नहीं आई। उसकी बातें ही कुछ ऐसी थी। 6 महीने के बाद हमारी शादी तय हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि इन 6 महीनों में ऋषि की इस टाइप की बातें और सुनूं, क्योंकि मैंने अपने घर की औरतों से सुन रखा था कि शादी से पहले अगर मंगेतर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो रिश्ते का जो चार होता है वह खत्म हो जाता है। शादी से पहले मंगेतर अगर मिलना शुरू कर दे तो यह रिश्ते की लिमिट क्रॉस कर देते हैं और शादी से पहले ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और ऐसे रिश्ते ज़्यादा परवान नहीं चढ़ते और शादी होने से पहले ही यह रिश्ते टूट जाते हैं। मैं भी नहीं चाहती थी कि शादी से पहले ऋषि से बात करूं और उससे मेल मिलाप बढ़ाऊं। अभी वह सिर्फ फोन पर ही बात कर रहा था, कल को वह मुझसे मिलने के लिए भी कहेगा। और जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं और जब उनका रिश्ता भी मंगेतर वाला हो तो
सब कुछ हो भी जाता है जो नहीं होना चाहिए। मैं अभी बैठी यही सब सोच रही थी कि ऋषि अभी मेरे लिए बिल्कुल अनजान है और हमारी मंगनी को एक ही दिन हुआ है, उसके बावजूद भी वह मुझसे ऐसी बातें कर रहा था जो मुझे सही नहीं लगी। अगली रात उसका फोन फिर से आ गया। मैं सो चुकी थी कि इस बार उसे साफ मना कर दूंगी कि हमारे यहाँ पे यह सब अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन वह मेरी बात सुनता ही कब था। मेरी इस बात को भी उसने यूं ही नज़रअंदाज कर दिया जैसे इस बात की उसके नज़दीक कोई अहमियत ही ना थी। वो तो अपनी बेताबियां बेचानियां बयान कर रहा था और उसकी बातें ऐसी होती थी कि मेरे कानों से भी धुआं निकल जाता। एक बार मैंने ऋषि से कह दिया, मुझसे ऐसी बातें मत किया करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगे, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मंगेतर आपसे कैसी बातें करते हैं? क्या आपस में सियासत की बातें करें या फिर दो का पहाड़ा याद करें? जाने मन मंगेतर फोन पर ऐसी ही बातें करते हैं, नींद उड़ा देने वाली, चैन चुरा देने वाली। मैंने कहा, ऋषि आप मुझसे ऐसे शब्दों में बात मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, अच्छा नहीं लगता तो चलो जाने मन, नहीं कहूंगा, स्वीटहार्ट कह दिया करूंगा। मैं तो उसकी इस तरह की बातों से ही परेशान सी होने लगी थी। अब मैं ऋषि से बात ना करने के बहाने ढूंढने लगी। मैंने कह दिया कि मेरी माँ ने मुझे आपसे बातें करते देख लिया है और वह मुझे डांट लगा रही थी कि आपसे बातें ना करो, क्योंकि हमारे यहाँ यह सब कुछ को बुरा समझा जाता है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारी माँ से साफ कह दूंगा कि मेरी रजनी से बात करवाओ, वरना मैं खुद उनसे मिलने घर आ जाऊंगा। यार तुम नहीं जानती कि मैं कैसे एक एक दिन गिन कर गुजार रहा हूँ, और अब तुमसे बात भी ना करूं, इतना जुल्म तो मत करो मुझ मासूम पर। पूरी रात बेचैनी से तड़पते हुए गुजार देता हूँ, ख्वाबों ख्यालों में तुम्हें बाहों में भर कर चूमता रहता हूँ, और इसी तरह की बातें मुझे परेशान करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगा, ऋषि की डिमांड अब बढ़ने लगी थी। कभी कहता मुझसे वीडियो कॉल पर बात करो, कभी कहता घर में कोई बहाना बनाकर किसी रेस्टोरेंट में मिलने आओ। एक बार तो ऋषि की बात ने मुझे पूरी तरह से हिला दिया था। कहने लगा, तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत सी नेट की नाइटी खरीदी है, शादी की पहली रात तुम उसे पहनकर बड़ी आफत लगोगी। उसकी इस बात ने मेरे दिल की धड़कनों को बेताब कर दिया। मैंने कहा, ऋषि हर एक चीज की हद होती है, आपके अंदर जरा सी भी तमीज नहीं है। मैं आपकी मंगेतर हूँ, आपकी बीवी नहीं। आपको मुझसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगेतर का रिश्ता कोई इतना गहरा रिश्ता नहीं होता। और फिर ऊपर से आप इस टाइप की बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है क्या? यह सब कहते हुए मेरे शब्द थोड़े तेज हो गए थे, तो ऋषि को भी गुस्सा आ गया और वह कहने का लगा, ये कैसे शब्दों में बात कर रही हो तुम मुझसे? ऐसे भी कौन सी बेशर्मी या बदतमीजी कर दी मैंने तुम्हारे साथ कि तुम मेरी परवरिश पर ही उंगली उठा रही हो? मैंने भी गुस्से में फोन बंद कर दिया और अब मैंने ऋषि का फोन उठाना ही छोड़ दिया था। 15 दिन हो गए थे, मैंने ऋषि को कॉल रिसीव ही नहीं किया। और ठीक 15 दिन के बाद मेरी सास हमारे घर पर आई और कहने लगी कि हमें शादी थोड़ी जल्दी करनी है। मेरी माँ कहने लगी, लेकिन मंगनी पर 6 महीने की बात तय हुई थी, अभी तो हमारी तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। वो कहने लगी, बस कुछ समस्या ऐसी पैदा हो गई है कि हमें शादी 1 ही महीने के अंदर अंदर करनी है। यह सुनकर मेरी माँ परेशान हो गई। पापा भी कहने लगे, आखिर ऐसी भी क्या समस्या आ गई? लेकिन वह यह बात नहीं बताना चाहती थी, पर मुझे समझते देर न लगी कि यह सब ऋषि ने कहा है। उसी ने अपने परिवार वालों के सामने जिद की होगी कि मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। मेरी सास कहने लगी, कुछ घरेलू मसले हैं, बस आप हमें जल्द से जल्द शादी का समय दे दें। मेरी माँ ने जब चाचा ताया से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा, शादी तो हमें करनी ही है। अगर वो लोग खुद से इतनी चाहत दिखा रहे हैं तो उनकी कुछ समस्याएं होंगी, तो जल्द से जल्द शादी कर लो। मेरे पापा ने भी इस बात पर हामी भर दी। उसके बाद ऋषि की मुझे कॉल नहीं आई। 1 महीने का समय भी बड़ी तेजी से गुजरा और मेरी शादी का दिन भी आ गया। लेकिन जब मुझे मंडप में ऋषि के साथ बैठाया गया तो मैंने देखा कि ऋषि का मूड बहुत खराब है। मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है। जैसे ही विदा होकर मैं अपने ससुराल पहुंची, मुझे ऋषि के कमरे में बैठाया गया। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहले ऋषि जिस बेताबी से मुझे फोन पर बात करता था, जाहिर है आज भी उसी बेताबी अपनी चरम सीमा
पर होंगी। थोड़े ही टाइम बाद ऋषि कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने कमरे को अंदर से लॉक किया। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरा दिल ही मुट्ठी में दबोच लिया हो, लेकिन ऋषि मेरे पास नहीं आया। उसने मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठाई। आज की सारी तैयारी मैंने उसी के लिए तो की थी, लेकिन वह सीधा अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला गया। बाहर आया तो वह साधारण से कपड़ों में था। उसके बाद उसने मुझे देखा भी नहीं। वह कमरे से लगी बालकनी में चला गया और उसके बाद वह कमरे में आया ही नहीं। लगातार 2 घंटे से मैं उसका इंतजार कर रही थी। अब मैं थक चुकी थी, इसलिए खुद ही उठकर बालकनी में चली गई। वह वहां बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके चेहरे पर बड़े ही गुस्से वाले हाव भाव थे। मैंने कहा, ऋषि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और कहने लगा, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? उसका बड़ा रूखा सा अंदाज था। मैंने कहा, मैं बैठे बैठे थक चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा, तो मैंने तुम्हें कब कहा है कि बैठे रहो? अरे भाई जाओ, कपड़े बदलो और जाकर सो जाओ। ये बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। मुझे गुस्सा भी आने लगा था। अब मैं इतनी भी बेशर्म नहीं थी कि अपने मुंह से कहती कि मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हूँ और इस वक्त तुम्हारी पत्नी हूँ और आज की रात हमारी सुहाग रात है। शादी से पहले तो तुम बड़ी बड़ी बेताबियां दिखाते थे, लेकिन आज मैं यहाँ जो जरूर चाहती थी कि ऋषि मेरी तारीफ करे और मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन उसने मुझसे कोई बात ही नहीं की और मैं वापस कमरे में आ गई। मैंने अलमारी से अपना सादा सा ड्रेस निकाला और बदल कर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे बाद ऋषि वापस आया और मेरे बराबर लेटकर उसने लाइट ऑफ कर दी और मुझे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन वह अभी मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था और थोड़े ही समय बाद अपने पति होने का हक मुझसे वसूल कर लिया। सब कुछ हो जाने के बाद भी वह अब भी मुझसे बात नहीं कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वह ऐसा कर क्यों रहा है। सुबह मैं जल्दी उठ गई, नहा धोकर मैंने अच्छी सी साड़ी पहनी और मेकअप करके तैयार भी हो गई। मुझे लगा अब तो वह मेरी तारीफ जरूर करेगा, लेकिन ऋषि उठते ही नहाने चला गया और तैयार होकर सीधा कमरे से बाहर चला गया। अब तक उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मेरी सास और ननद टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। मेरी सास मुझे देखकर मेरे पास आई और आशीर्वाद देने लगी। मेरी ननद मेरे कान में कहने लगी, भाभी बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने बेदिली से मुस्कुराकर थैंक यू कहकर बात टाल दी। जिसके मुंह से यह तारीफ सुनना चाहती थी उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। वह सबके साथ हंस बोल रहा था, बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल उसके बराबर में बैठी थी, लेकिन वह मुझसे यूं परवाह था जैसे मैं हूं ही नहीं। ऋषि की भाभी नाश्ते के बीच हंसी मजाक करती रही, मुझे नाश्ते के लिए भी पूछती रही। भाभी अच्छी आदत की मालिक थी। ऋषि का व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा था, सिवाय मेरे। हमारी शादी को 8 दिन गुजर गए थे और मुझसे बात तक नहीं की। तारीफ तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही वह कमरे में आता, बिना मुझे देखे बालकनी में चला जाता और रात तक सिगरेट पीता रहता और जब आधी रात बीत जाती तो आकर सो जाता। वह मेरे करीब बस एक ही बार आया था, शादी की पहली रात। उसके बाद तो जैसे मैं उसके लिए थी ही नहीं। एक रात जब वह कमरे में आया तो मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और मैंने कहा, ऋषि आपको हुआ क्या है? मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वह कहने लगा, अभी यह मालूम नहीं कि तमीज से बात कैसे की जाती है और अपनी हदों में कैसे रहा जाता है। तुम्हें तो ऐसे ही मर्द अच्छे लगते हैं ना, जो अपनी लिमिट में रहकर बात करे, तमीज में रहे। तो मैं वही तमीज और लिमिट सीख रहा हूँ। यह कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीछे किया और बालकनी में चला गया। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। फोन पर मेरी कही जाने वाली बात का कितना गलत मतलब निकाल लिया था ऋषि ने। मैंने अब बहते आंसू पहुंचे और बालकनी में चले गई। वह वहीं 2 सीटर सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसके माथे के बल अभी भी वैसे ही के वैसे ही थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात पर ऋषि इस तरह से भी रिएक्शन दिखा सकता है। हालांकि मैं गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने माफ़ी की पहल की। मैंने कहा, ऋषि आई एम सॉरी, मुझे आपसे यूँ बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब इस बात को लेकर अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। लेकिन ऋषि को ना तो मेरे बहते आंसू नजर आ रहे थे और ना ही मेरी माफ़ी स्वीकार थी। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया। भेंट बनकर खुद ही उसके करीब हो गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मर्द अगर बात अपनी पर आ जाए तो औरत की जरा सी भी बात पर उसे इतनी कड़ी सजा भी दे सकता है। मैं अपनी जगह सही थी, लेकिन फिर भी माफी मांग चुकी थी। मेरे यूं कंधे पर सर रखने से ऋषि ने बुरी तरह से मुझे पीछे धकेल दिया और कहने लगा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? हम बाहर बालकनी में बैठे हैं और सामने सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है
और तुम यूं बेशर्म के तरह मेरे करीब आ रही हो। वैसे तो तुम बड़ी शर्मो हया की बातें करती हो, तो तुम्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हाँ, अगर ऐसी बातें मैं करता तो समझ आती, क्योंकि मैं बेशर्म और असंस्कारी हूँ। मैं अब सिसकियों से रोने लगी। मैंने कहा, बस भी कर दो ऋषि, बात को खत्म करो। ऋषि कहने लगा, खत्म ही तो कर दी रजनी, जाओ और जाकर आराम करो। मैंने कहा, आपने मुझे मुंह दिखाई तक नहीं दी, मैं कैसी लगती हूँ कभी ये नहीं बताया। मैं आपके लिए संवरती हूँ और आप एक नजर भी नहीं देखते। वह कहने लगा, मेरी तारीफ थर्ड क्लास टाइप की होती है, इसलिए रहने ही दो तो ज्यादा अच्छा है। मंगनी का जो टाइम पीरियड होता है उसका एक अपना ही मजा होता है, और मैं उसे दिल से एंजॉय करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं बेगैरत और घटिया टाइप का इंसान हूँ। यह तो तुमने मुझे एहसास दिलाया कि ऐसी बातें घटिया और थर्ड क्लास लोग करते हैं। इसलिए तुमसे अब ट्यूशन लेनी पड़ेगी कि सभ्य और संस्कारी लोग कैसे बातें करते हैं। यह कहकर वो उठकर कमरे में चला गया और मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी और ये सोचने लगी कि मेरा दोष क्या है। मैं गलत थी या फिर ऋषि ही गलत था। लेकिन जो कुछ भी था, मुझसे ऋषि की यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बातों बातों में मुझे मालूम हुआ था कि मेरी बड़ी जेठानी शादी से पहले मेरे जेठ से बातें करती थी। दोनों मंगनी में ही कई बार रेस्टोरेंट मंगनी में खाना खा चुके थे। मुलाकातें भी होती थी। अक्सर मेरे जेठ और जेठानी अपनी इन्हीं बातों को याद करके एक दूसरे को ताने भी दिया करते थे। मेरी जेठानी कहती थी, पहले तो बड़ा कहते थे कि शादी के बाद यहाँ लेकर जाऊंगा, वहां लेकर जाऊंगा, और अब तो तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है तुम्हारे साथ शादी करके। मंगनी के बाद तुमने मुझे बहुत सपने दिखाए थे, कैसी मीठी मीठी बातें किया करते थे, और अब मेरे जेठ कहते, तुम भी तो पहले की तरह नहीं रही हो। वैसे भी मंगनी का नया नया खुमार होता है, इसलिए मैं तुमसे बहुत सारी बातें करता था। मैं समझ गई कि ऋषि भी अपने भैया भाभी की यही बातें देखकर देखकर ही प्रेस हुआ था, इसलिए ऐसी बातें वो मुझसे करना चाहता था जो मेरी नजर में ठीक नहीं था। लेकिन अब शादी के बाद उनकी बहुत अहमियत थी। हर औरत का हक होता है कि उसका पति उसकी तारीफ करे, मोहब्बत से बात करे। लेकिन ऋषि मुझे उस जुर्म की सजा दे रहा था जो मेरे जानने में मैंने नहीं किया था। मैं अपनी जगह सही थी। एक बार मैं अपनी जेठानी के साथ बाजार गई। अभी मैं मॉल में शॉपिंग कर ही रही थी कि तभी मेरी नजर ऋषि पर पड़ी। वो किसी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। काफी एडवांस टाइप की लड़की थी। ऋषि के हाथ पर हाथ मारकर यूं हंस रही थी जैसे कि आपस में बड़े अच्छे फ्रेंड्स हो। जब मैंने देखा तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। जेठानी भी यह देखकर कहने लगी, यह तो होना ही था। मैंने अपनी जेठानी को हैरत से देखा और कहा, क्या मतलब है भाभी जी आपका? तो वो कहने लगी, देखो बहन, मंगनी के बाद तुमने ऋषि को बिल्कुल भी घास नहीं डाली। वह तुमसे फोन पर बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया था। मंगनी के बाद का जो चार्म होता है, अगर लड़की उसे अपने मंगेतर को एंजॉय ना करवाए तो वह दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखने लगता है। अब ऋषि को ही देख लो। मंगनी के बाद वह तुम पर मरता था, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत कर दिया। अब देख लो उसका अंजाम क्या हो रहा है। अब वह दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। अपनी जेठानी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई और यह सोचने लगी, अब मुझे मंगनी जैसी एक नाजुक से रिश्ते में बेहयाई करनी थी क्या? ऋषि की सारी डिमांड में मैं पूरी कर देती अगर वो मुझे मिलने के लिए होटल बुलाता, और शादी से पहले वह सब कुछ कर लेती जो शादी के बाद किया जाता है। क्या तब वह मेरी जगह ऋषि के दिल में बढ़ जाती? मैंने तो हमेशा पवित्रता का पाठ पढ़ा था। मैं रोती हुई वहां से घर वापस चलेगी। मैंने सोच लिया था कि आज ऋषि से फाइनल बात करूंगी। जब वह घर आया तो वह बहुत खुश था। मैंने कहा, किसके साथ घूम रहे थे? मेरी बात पर वह कुछ हैरान हुआ और हंसने लगा और बोला, यूनिवर्सिटी की एक लड़की मिल गई थी, बस उसी से थोड़ा देर एंजॉय कर लिया। अब हम जैसे बदतमीज तो ऐसे ही होते हैं। तुम्हारी तरह समझदार नहीं हूँ, वरना अपने क्लास फेलों से ही बात नहीं करता। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही हो जाना चाहिए। मैं भी यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती रही हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप की यह गलती थी कि उन्होंने मुझे हमारी सभ्यता, संस्कृति और शहर हया का पाठ पढ़ाकर वहाँ भेजा। हाँ, मैंने किसी भी लड़के से बेफिजूल बात नहीं की, क्योंकि मुझे यह सिखाया ही नहीं गया था कि हमेशा अपनी इज्जत की सुरक्षा करना, अपनी हद कभी पार मत करना। लड़कों की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, एक बार टूट जाए तो सब बिखर जाता है और उसकी चुभन पूरी
ज़िंदगी भर रहती है। शायद वो गलत थे और मैं भी गलत थी, जो आज तक अपनी ही नज़रों को हिफाज़त करती रही, खुद को छुपा कर रखती रही, इसलिए कि मैं यह समझती थी कि मेरी हर चीज़ पर सिर्फ मेरे पति का हक था। लेकिन नहीं, मैं गलत थी और आप सही। लाइफ को एंजॉय करना जानते हो, आप स्कूल लाइफ को एंजॉय करते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करते हैं, यहाँ तक कि मंगनी के बाद की लाइफ को भी, जो मैंने आपको ख़राब कर दी। मुझे भी वही करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी के लड़कों से हँस-हँस कर बातें करनी चाहिए थी। अपना आप छुपाने की बजाय दिखाना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करती तो आज मेरे भी बहुत से दोस्त लड़के होते, जो कभी मुझे किसी मॉल में मिल जाते तो मैं भी खूब एन्जॉय करती। तो शायद मंगनी के बाद आपकी हर बात का हँस-हँस कर जवाब देती। मंगनी से पहले ही अपनी शर्मो-हया ताक पर रख कर आपके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बना देती। काश मैं अपनी सभ्यता और संस्कार की अहमियत ना देती। आपकी तरह मैंने अपने समाज को देखा होता, उसे अहमियत दी होती। यह कहकर मैं अपनी जगह पर जाकर लेट गई और अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया। लेकिन ऋषि की साइड का लैंप जल रहा था। वो बेड के क्राउन से टेक लगाया था, ना जाने क्या सोच रहा था। मुझे नींद आने लगी और कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। अगले दिन ऋषि के कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्त घर आए। जब मैंने देखा कि एक अच्छी सी फैंसी साड़ी निकाली और खूब मेकअप किया, अपने लंबे घने बाल भी खुले छोड़ दिए, साड़ी नेट की थी और ब्लाउज भी स्लीवलेस का ही पहना, खुद को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बड़े फ्रेंडली अंदाज में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। हेलो एवरीवन कहकर मैंने ऋषि के साथ उसके तमाम क्लास फेलो की तरफ का ध्यान अपनी तरफ किया। और सभी लोग आंखें झपकाना भूल गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जान ऋषि की निकली। मैं बड़ी अदा से चलते हुए उनके बराबर में जाकर खड़ी होगी। मैंने कहा, मेरे इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे अपने दोस्तों से? ऋषि को शायद मुझसे ऐसे बोल्ड रवैये की उम्मीद नहीं थी। वह तो ठीक से हैरान भी नहीं हो पाया था जब मैंने उनके दोस्तों की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, मैं ऋषि की वाइफ हूँ। मेरा यह अंदाज ऋषि के दोस्तों को भी हैरान कर गया। उन्होंने भी मुझसे हाथ मिलाना शुरू कर दिया और मेरी तारीफें शुरू कर दी। ऋषि का चेहरा यह सब देखकर गुस्से से लाल हो गया। उसका यह चेहरा देखकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई। उसे समझाने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। इतनी ही देर में घर की नौकरानी चाय लेकर आई। मैंने चाय भी एक एक को अपने हाथों से दी। उनसे हंस कर बातें करती रही। ऋषि बिल्कुल खामोश मुझे अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त मेरी तारीफ करने लगे और करने के बाद वहां से चले गए। जैसे ही वह लोग ड्राइंग रूम से बाहर निकले, ऋषि ने बड़ी जोर से मेरा हाथ पकड़ा, खींचते हुए कमरे में ले गया। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। कमरे का दरवाजा उसने बड़ी जोर से बंद किया और मुझे बेड पर जोर से फेंका और कहने लगा, यह क्या बदतमीजी थी जो तुमने की? तुम्हें क्या जरूरत थी उनके सामने इस तरह के कपड़े पहन कर आने की और इतना ज्यादा फ्रैंक होने की? वो एक से बढ़कर एक बदतमीज टाइप के लोग हैं। खबरदार जो आगे से उनके सामने यूं तैयार होकर आए। मैं बेड से खड़ी होकर उनके सामने आ गई और कहा, क्यों ना तैयार होकर उनके सामने आऊं? मुझे भी तो मेरी लाइफ एंजॉय करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी दिन से तारीफ सुनने को नहीं मिली थी। आज तुम्हारे दोस्तों ने मेरी बहुत तारीफ की। यह सब सुनने के बाद ऋषि का गुस्से से बुरा हाल हो गया और फिर वह जोर से चिल्लाता हुआ बोला, पत्नी हो तुम मेरी और अब इस घर की इज्जत भी। अगर दोबारा उन्होंने तुम्हें नजर भर कर भी देखा तो जान ले लूंगा उनकी। बहुत शौक है तुम्हें तैयार होने का तो मेरे लिए हुआ करो, समझी? खबरदार जो किसी गैर के सामने यूं तैयार होकर गई। मैंने कहा, आपके लिए? आपके लिए क्यों ऋषि? आपके नजदीक मुझे ज्यादा आपके नजदीक मुझसे ज्यादा आपकी क्लास फेलो अहमियत रखते हैं। मेरी बात सुनकर वो शर्मिंदा सा हुआ और कहने लगा, बस मुझे तुम्हारी वो बात बुरी लग गई थी। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज मुझे तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो और ऐसे ही रहा करो। मुझे तुम्हारी बात अब समझ में आ गई, लेकिन बस भाई भाभी को मैंने उनकी मंगनी के समय ऐसे फोन पर बातें करते हुए रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था, इसीलिए मुझे भी ऐसा शौक होने लगा था कि जब मेरी मंगनी हो तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। लेकिन तुमने बात यहीं तक पहुंची थी कि बाहर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगी। मेरी जेठानी का वही रोज के ताने देने शुरू हो चुके थे कि शादी से पहले तो तुम बहुत मोहब्बत जताते थे, अब वो तुम्हारी मोहब्बत कहाँ चले गई? पहले मेरे लिए जितना बेचैन रहते थे अब भी उतना ही अब उतना क्यों नहीं रहते? उधर मेरे जेठ कह रहे थे, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। शादी के बाद मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। 2 बच्चे हैं, हमारी शादी को 5 साल हो गए। मैं तुम्हारे ये चोचले बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जेठानी कहने लगी, तुमने भी तो की थी शादी के बाद मुझे वह मोहब्बत दी ही नहीं जो मंगनी के बाद दिया करते थे। वो कहने लगे, शादी से पहले सब कुछ हो चुका था, इसलिए शादी के बाद तुम्हारे अंदर मुझे कुछ नया नजर ही नहीं आया। सब कुछ तो
तो शादी से पहले ही हो चुका था। अब ये बिल्कुल फिजूल की बातें और बहस छोड़ो। लेकिन मेरी जेठानी तो लड़ाई झगड़ा किए ही जा रही थी और मैं अपने कमरे में उन दोनों की आवाज सुन रही थी और ऋषि को देखे जा रही थी, जो शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक थी, कुछ चीजें अपने समय पर ही अच्छी लगती हैं। अगर हम भी शादी से पहले एक दूसरे को हद से ज्यादा जान लेते, हद से ज्यादा करीब हो जाते, तो शायद अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। भगवान ने रिश्तों की पवित्रता रखी है और वह रखनी चाहिए, यही अच्छी बात है। ऋषि ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए मेरी तारीफ की और कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है, किसी कमल के फूल की तरह, जिसके चारों तरफ भले ही गंदगी फैली हो लेकिन वह खुद को गंदगी नहीं लगने देती। ऋषि की बाहों में समाते हुए मेरे दिल में एक सुकून सा उतर गया कि सही समय पर मैंने सही फैसला किया और इसके बदले मुझे आज एक सुकून और प्यार भरी जिंदगी मिल रही है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए